Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we're going to discuss is from the editorial. ये आप टॉपिक जो है जीएस पेपर 2 से एंड 3 से रिलेट कर सकते हो, जहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होती है सोसाइटी में और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका रिलेवेंस रहेगा. तो इंडिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में चैलेंजेस एंड रिफॉर्म के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग. The second article we're going to discuss about is plastic pollution and the need for global treaty. या आप environment segment से relate कर सकते हो. कहीं ना कहीं जो pollution topic है जीएस पेपर 3 में environment के अंडर, आप उसमें इसका relevance देख पाएंगे. Then last article हमारा science and tech segment से रहेगा, जहां पर satellite space junk के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो let's start with the first topic and let's try to understand कि आज की डेट में हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करते हैं 2011 के जो आपके सेंसस हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली 400 मिलियन लोग हमारे आज अर्बन एरियाज में हैं. अब कहा जा रहा है कि 2050 तक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इंडिया में 800 मिलियन लोग आपके अर्बन एरियाज में रहेंगे. तो यानी ऑलमोस्ट नंबर क्या होने वाला है, डबल होने वाला है. ऑलमोस्ट जो नंबर है वो क्या होने वाला है, आपका डबल होने वाला है. एंड इस पॉपुलेशन के एस्पिरेशन को बीट करने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 70 लाख करोड़ रुपीस. अब हाल फिलहाल में अगर आप इसे पर ईयर एनुअली कितना आपको देना है, तो समवेयर अराउंड 4.6 लाख करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है. एंड अगर अभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कितना कर रहा है इसके बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास रफली गवर्नमेंट यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है. तो मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे 1/4 यानी 25% ही आज की डेट में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है एक सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट करता है. एंड बाय 2036 इफ वी आर अनएबल टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, तो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज होगी. अब इसमें भी आर्टिकल में ये कहा जाता है कि भाई अप्रोक्सीमेटली 35 लाख करोड़ रुपीस आपको स्पेंड करने ट्रांसपोर्टेशन पे, मेट्रोस, रोड्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी पे. एंड दूसरी जो चीज आपको इन्वेस्ट करनी है 35 लाख करोड़ रिमेनिंग, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल सिविक इम्यूनिटीज जो होती हैं उनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होगा. अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है अगर हमें ये पता हो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी होगा सभी चीजों को समझना. तो सबसे पहले आप ये मान के चलें कि इंडिया का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन क्योंकि डबल होने वाली है, तो यहां पर आपको मेजर जो प्रॉब्लम्स है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे. वेदर वी टॉक अबाउट दिल्ली, वेदर वी टॉक अबाउट बेंगलुरु, कहीं पर पानी की कमी है, कभी एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम है, और कभी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है हीट वेव्स को लेके. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर. कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो एक्चुअल में 50 लाख या 1 करोड़ लोगों के लिए बनाया गया था. अब 2 करोड़ लोग आके रहने लग गए हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पूरी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट यहां पर प्रॉब्लम है अर्बन स्लमिंग का इशू. 17% इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन आपकी आज भी स्लम्स में रहती है एज पर द सेंसस ऑफ 2011. अब स्लम्स के अंदर रहने का मतलब है दो चीजें आपको समझनी होगी. पहला, एक कहीं ना कहीं हाउसिंग की प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से स्लम्स इंक्रीज हुए. दूसरी प्रॉब्लम, इन स्लम्स के अंदर बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलती है. ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं होगा. ड्रिंकिंग वाटर अच्छा ना होने का मतलब है कि हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा. सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा. और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर फंडामेंटली गलत होती हुई दिखती है. जैसे अगर बात की जाए तो वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन भी इन एरिया में क्वाइट कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है. तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. अर्बन हाउसिंग और स्लम्स का जो इशू है ये अभी भी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हमने स्टार्ट की है, बट अभी भी अनएड्रेस्ड है. फिर वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो वेरियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली 70% हमारा जो अर्बन हाउस होल्ड है, आप ये कह सकते हो कि सिर्फ इन्हीं के पास एक्सेस है
पाइप्ड वाटर का। अब पाइप वाटर का मतलब क्या होता है कि भाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर कुछ हद तक हम यहां पर इंश्योर कर पा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 30% पॉपुलेशन अभी भी सेफ वाटर को इंश्योर नहीं कर पा रही है। तो जैसे टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम, पोलियो जैसी प्रॉब्लम, आपको लाइक जो वेरियस केमिकल्स इंक्रीज देखने को मिलते हैं वाटर के अंदर, अगर उसे कोई कंज्यूम करेगा तो उससे जो हेल्थ चैलेंजेस जनरेट होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ के साथ अगर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बाय एंड लार्ज आपका इनसफिशिएंट है। ऑलमोस्ट 37% आपका वेस्ट वाटर आज की डेट में आप ट्रीट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट ऑफ जो आपका वेस्ट है वो अनट्रीटेड ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब अगर वो अनट्रीटेड डिस्चार्ज किया जा रहा है तो इससे वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है आने वाले समय में आपको इन मेजर सिटीज में देखने को मिल सकती है। इन एडिशन टू दिस अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सिटीज लाइक बेंगलुरु, सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक कंजेशन के लिए आपकी नोन है, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का एनुअल प्रोडक्टिविटी में लॉस होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, जैसे मैं जब दिल्ली रहता था मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि अगर मुझे 9 बजे जाना है क्लास लेने तो मुझे एटलीस्ट घर से 7:30-8 बजे, मतलब 7:30 बजे तो निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं ट्रैफिक जैम में फंसूंगा। एंड अगर ट्रैफिक जाम में फंसूंगा तो उसमें 1 से 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो द थिंग इज यहां पर आपको इंश्योर करना होगा कि भाई मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, हम उसे इंश्योर करें जिसको आज की डेट में हम एड्रेस करने में फेल हो रहे हैं। अगर इन्हें एड्रेस कर देंगे तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। अब वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये सिटीज ऑलमोस्ट 62 मिलियन टन आपका वेस्ट जनरेट करती है और इसमें से सिर्फ 70 to 80% ही हम कलेक्ट करते हैं और उस 70-80% जो कलेक्ट करते हैं उसमें से 20-25% ही आप प्रोसेस कर पाते हैं। यानी जनरली अगर हम बात करें तो अनसाइंटिफिकली हम यहां पर डंप करते हैं अपने वेस्ट को। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा ना कि एक कूड़े का एवरेस्ट बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स लाइक कि हैवी मेटल जो है वो लीच करेंगे आपके सॉइल के अंदर एंड ये एक्वाफायर को पोल्यूट करेंगे। प्लस इन सभी एरियाज में जहां पर डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहां पर स्लम्स होते हैं और उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को हम यहाँ पर आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं। तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और लास्टली अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब मेजर किसी भी सिटी की बात कीजिए, दिल्ली में इस साल बहुत तेज बारिश हुई, वेरियस एरिया में आपको वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देखने को मिली। मुंबई, चेन्नई, आपको कई सारे ऐसे अर्बन एरियाज और देखने को मिलते हैं जहां पर अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज क्वाइट कॉमन है। अब ये इश्यूज ना केवल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लैकिंग की वजह से, जहां पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस वाटर ड्रेनेज के लिए, प्लस आप इसमें अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम को भी जोड़ दीजिए, जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक्सेसिव हीटिंग के कारण आपकी टोरेंशियल रेनफॉल होती है इन एरियाज में और ये लीड करती है अर्बन फ्लडिंग को। तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। यहां पर साथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है अर्बन एरिया में कि हीट आइलैंड बनने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इन एरियाज पे रिलेटिवली बाकी एरिया से थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। अब क्या प्रॉब्लम्स आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं? देखो, अक्सर आपने अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जब पढ़ा होगा तो एक चीज कही जाती है फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज की कमी। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक नंबर्स देता हूं जो आपको काम आ सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स एक मेजर आप ये कह सकते हो कि कंट्रीब्यूट करता है अर्बन लोकल बॉडीज की रेवेन्यू साइड में। ये सिर्फ और सिर्फ 0.015% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, मतलब 0.15%, लेस देन 1%। तो जिसका मतलब ये है कि एक जो बड़ा एक चंक है जो प्रॉपर्टी टैक्स से हम जनरेट कर सकते थे उससे हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट नहीं कर पा रहे। पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वेरियस जो टैक्सेस वगैरह ये कलेक्ट कर सकते थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन जो है इनका ऑलमोस्ट 8% से डिप कर गया है। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर जो इनको पैसा मिलता है, जैसे 2002 से अगर हम बात करें तो जीडीपी का सिर्फ 1% ही पैसा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं हम अपनी सिटीज में, जबकि जीडीपी में इन सिटीज का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा है। तो मतलब इनको इनका सफिशिएंट शेयर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण
आज की डेट में अर्बन लोकल बॉडीज में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब दूसरी मेजर प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए आप पीपीपी मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इन सिटीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उनके रेवेन्यू रिटर्न्स इतने ज्यादा नहीं है कि कोई भी पीपीपी मॉडल में प्राइवेट प्लेयर इसमें इंटरेस्टेड हो। मतलब रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पाओगे तो पे कैसे करोगे, आपका रेवेन्यू भी इतना नहीं है। साथ के साथ अगर आप देखें काफी टाइम से एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि भी स्टेट फाइनेंस कमीशन इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। जहां पर आप सेंटर में देखें, सेंटर और स्टेट्स के बीच में फाइनेंस कमीशन इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इस वजह से आपका जो स्टेट का शेयर है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। बट यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज को डीपली निग्लेक्ट किया गया है एंड खासकर इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका इफेक्टिवली वर्क ना कर पाना। अगर बात की जाए कि जो पैसा इन्हें मिलता भी है उस पैसे को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1/4 आपका जो पैसा है वो अनस्पेंड रह जाता है। कुछ सिटीज है जैसे हैदराबाद और चेन्नई, इनमें तो ऑलमोस्ट 50% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे ये मीट ही नहीं कर पाए। अब ऐसी ही प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि कई बार जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉपर ना होने की वजह से अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ द सेकंड थिंग इज ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। अगर अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, जैसे बेंगलुरु की बात कीजिए, जयपुर की बात कीजिए, इनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बट ये अपने रेवेन्यू पोटेंशियल का सिर्फ 5 से 20% ही कहीं ना कहीं लाइक रियलिटी में ले पाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई टैक्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट स्टिल उसको कलेक्ट करने में इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। लास्ट में क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हैं, जहां पर आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स जो क्लाइमेट चेंज की है, जो पोल्यूशन की है, जो वाटर स्कार्सिटी की है, उनको एड्रेस करने के लिए हमने अभी तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब निग्लिजिबल है। अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, दिल्ली एयर पोल्यूशन में हम सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से पोल्यूशन आ रहा है 50%, स्टेबल बर्निंग से 35% के आसपास पोल्यूशन आता है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन दो मेजर प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर देते हैं तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब ऑड इवन स्कीम को इंप्लीमेंट करना इज नॉट द सोल्यूशन। एक्चुअल में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी चाहिए थी, जिससे लोग इंकरेज होते कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आप अपना एयर पोल्यूशन कम कर सकते थे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी सिटी में पहले एक बीच में पॉलिसी आई थी कि इफ यू गो टू वर्क ऑन साइकिल तो आपको महीने में हाफ डे एक एडिशनल छुट्टी मिलती है। अगर आप पूरे एक महीना साइकिल पे आते हैं तो आधे दिन की छुट्टी नॉर्मल आपकी लीव से थोड़ी एडिशनल मिलती है। तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव दे सकते थे या कुछ ऐसी चीजें कर सकते थे जिससे लोग इंसेंटिवाइज हुए और ये अपने प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ के पब्लिक व्हीकल्स को यूज करें, और उसमें भी आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने की ज्यादा जरूरत थी। अब यहां पर क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन हमने लॉन्च किया जहां पर टॉप 100 सिटीज के अंदर हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। इसमें ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करी है, 1 लाख करोड़ के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट की है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास, बट स्टिल इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन आज भी 70% के आसपास देखने को मिल रहा है। वो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे सामने कि भाई इनिशिएटिव स्टार्ट तो किए बट उसको फुल्ली इंप्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम बात करें, दूसरा इनिशिएटिव अगर हम बात करें, अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हम यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर की और सीवेज लाइंस की 500 सिटीज के अंदर, बट अभी भी जैसा मैंने आपको बताया कि फंड 80% तक ही यूटिलाइज कर पाए हैं हम, एंड वाटर कनेक्शंस 70% हाउसेज तक ही पहुंच पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात की जाए तो पुअर हाउस होल्ड को 2022 तक हमने 1,20,00,000 घर प्रोवाइड करने थे, इसमें से 50% ही टारगेट को अचीव कर पाए हैं हम। एंड इसमें कहीं ना कहीं जो फोकस किया गया था कि जो बेनिफिशियरी लेड डेवलपमेंट पे, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ऐसे ही मेट्रो रेल्स के एक्सपेंशन के ऊपर भी हमारा फोकस है, जहां पर 25 सिटीज में हम इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर चुके हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन काफी हद तक आपका सक्सेसफुल रहा है। ऑल्दो ये कहा जा सकता है कि अचीव करना है हमें यहाँ पर 100% साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, बट इसमें कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज अभी तक तो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो फेम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं सिटीज में ताकि एयर पोल्यूशन को हम कम कर सके। इसमें जैसे जो आरओज होते हैं, जैसे आपके रोड ट्रांसपोर्ट टैक्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर रिड्यूस करके कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें। अब ऐसे ही आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम अर्बन एरियाज को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज के ऊपर भी हमारा फोकस है। अब क्या स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे लेने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम सॉल्व कर सके। तो पहला, स्टेट फाइनेंस कमीशन को आपको फंड्स एलोकेट करने में इफेक्टिवली डिजाइन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, इसकी कवरेज और एफिशिएंसी इंप्रूव कीजिए। रेवेन्यू सोर्सेज को और ज्यादा डिवर्स कीजिए। म्युनिसिपल बॉन्ड जैसी चीजों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट रेडीनेस को इंप्रूव कीजिए, मतलब यहां पर आप कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेजेस हैं उसको आप डीकपल कर दीजिए। एंड साथ के साथ आपका फोकस जो आप प्रोजेक्ट ला भी रहे हैं उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए रादर देन जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म्स को, जिससे एक्चुअल में जो अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम है उनको हम एड्रेस कर पाए। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब वे फॉरवर्ड अगर बात की जाए तो वही है कि इंटीग्रेट कीजिए अर्बन प्लानिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्लाइमेट रेजिलियंस को और पब्लिक अवेयरनेस को। इन तीन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। देखो, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग का मतलब ये है कि देखो आप एक शहर डेवलप कर रहे हैं बट आप एंसिलरी एरियाज जो होते हैं उनको कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं जहां पर स्लम्स की प्रॉब्लम आती है। तो आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिए जहां पर आप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करें, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ 20 30 40 साल की आप प्लानिंग करके रखें कि आपको इस प्रोजेक्ट के बाद क्या करना है। मतलब एक पाइपलाइन आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे लेके जाना है। देन क्लाइमेट रेजिलियंस, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से इन सिटीज में इंपैक्ट और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो हमें यहां पर यह सोचना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इंश्योरिटी हम कर सकें कि भाई इनके ऊपर कम से कम इंपैक्ट हो और सिटीज के ऊपर कम से कम इंपैक्ट हो। बिकॉज एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स यही हैं, सिटीज ही हैं हमारी। अगर इनमें किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन होती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अब लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना मतलब उस प्लानिंग को लेके कि बॉटम अप अप्रोच लेके आइए आप, और साथ ही साथ आप डिसीजन मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आप फंक्शनल डेमोक्रेसी को इंडिया में एक्टिव कर पाएंगे, जिसमें लोगों के पार्टिसिपेशन से, जन योजना से आप कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का निदान निकाल सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है द ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन होता क्या है। देखिए, जब आपका प्लास्टिक अक्यूमुलेट होता है या प्लास्टिक प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होते हैं एनवायरमेंट में और ये हेल्थ और इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, इसे प्लास्टिक पोल्यूशन कहा जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो प्लास्टिक, एक माइक्रो प्लास्टिक। मतलब ये जो मैक्रो प्लास्टिक है, जैसे पेट बॉटल्स है जो आपने फेंक दी, तो ये बॉटल्स आपको दिख सकती है, तो ये इस कैटेगरी में आ गई। अब जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है, तो जनरली ये इनविजिबल होते हैं, तो इनको टैकल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है, कॉस्मेटिक में इन्हें यूज किया जाता है। तो अभी हुसैन जो आपका, आप ये कह सकते हो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एरिया है, यहां पर आप ये कह सकते हो कि मीटिंग होनी है जहां पर 170 प्लस नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड ये पहली प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके आपकी ट्रीटी होनी है। अभी इसकी 5th मीटिंग है, इससे पहले आप मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं, मतलब 4 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है एंड ये फाइनल लास्ट मीटिंग है जिसमें इसको ड्राफ्ट किया जाएगा। अब जो ड्राफ्ट किया जाएगा तो उससे पहले आप ये समझ के चलिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों इतनी बड़ी है। तो कहते हैं ग्लोबली अगर हम बात करें तो 234 मिलियन टन प्लास्टिक हम 2000 में बनाते थे। अब इसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, वो भी आज से 5 साल पहले। अब इसमें से अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो आपका
प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में फ्रीली डंप किया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% ही ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम कलेक्ट कर पा रहे हैं ग्लोबली। बाकी 90% जो आपका प्लास्टिक है वो वेस्ट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में डंप किया जाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई 2040 तक 700 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट होगा, ऐसा ओईसीडी का कहना है। एंड अगर वेस्ट जनरेशन की बात की जाए तो 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट तो आज ही एनुअली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो आने वाले 2050 तक ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 600 के आसपास पहुंच जाएगा। तो दैट इज अ ह्यूज नंबर। कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक पोल्यूशन की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो यहां इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलमोस्ट 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन में। एंड अगर बात की जाए यहां पर क्या प्रॉब्लम है प्लास्टिक पोल्यूशन से, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप ये देखिए कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को हम समझते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यू इन द सेंस, अगर जो माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं, जैसे आपने मुंह धोया किसी भी फेस प्रोडक्ट से, अब मुंह धोने के बाद वो एक्चुअल में जितना भी आपका माइक्रो प्लास्टिक है वो किसी रिवर बॉडी में जाएगा, वाटर बॉडी में जाएगा, ड्रेन जो है, सिवेज जो है अनट्रीटेड अगर हम भेज रहे हैं तो वाटर बॉडी में जाएगा, वाटर से ओशन में जाएगा, ओशन में ये कोरल्स के अंदर कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होता है। अब जब इसे फिशेस खाती हैं तो इससे फिशेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, डिक्लाइन करेगी, एंड प्लस इसका हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा, बिकॉज आपको फूड चेन के अंदर जब एक बार पोल्यूटेंट एंटर कर जाता है तो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बायोमैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर कैंसर या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम आपका डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है। अब ये तो पहली प्रॉब्लम है, यानी इससे मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों इकोसिस्टम के ऊपर असर पड़ सकता है। जैसे इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप काऊ का एग्जांपल लीजिए, ऑफन ही हम प्लास्टिक को ऐसे डंप कर देते हैं डंप यार्ड्स में। अब गाय भैंस अगर आके यहां पर कुछ खाती हैं तो प्लास्टिक उनके सिस्टम में अटक जाता है, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब साथ के साथ हेल्थ और इन्वायरमेंट हमने कवर किया, तो हम समझते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जितना भी आप पोल्यूशन, मतलब आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, उसमें से 3% के आसपास जो कार्बन गैस या आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसेज, इनका अमिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आ रहा है कहां से? प्लास्टिक प्रोडक्शन से और इसकी वेस्ट मैनेजमेंट से। और ये आने वाले समय में 20% तक पहुंच जाएगा। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, अब अर्बन फ्लडिंग की हमने अभी बात की थी। अर्बन फ्लडिंग में एक मेजर रीजन ये भी है कि जो ड्रेन पाइप्स होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वहां पर डंप किया हुआ है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लास्टिक को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और उसमें पैसे लगेंगे। एंड साथ के साथ अगर आप देखें किसी एरिया में बहुत ज्यादा आपको पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है, तो उस एरिया की जो एक्चुअल में स्टैटिक वैल्यू है आप उसको डिप्लीट कर देंगे तो टूरिज्म के ऊपर इंपैक्ट आएगा। जैसे हिली एरिया बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए आप जानते हैं, ओवर टूरिज्म के कारण, लोगों की माइंडलेस एक्टिविटीज के कारण इन अर्बन एरिया, मतलब इन हिली स्टेशंस में आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और यही रीजन है कि आने वाले समय में, आज से 20-30 साल बाद, लोग शायद पहाड़ों पे जाना इतना पसंद भी ना करें। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि अब इस ट्रीटी में हमारी अप्रोच कैसी है? कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। लाइफ साइकिल पूरी ही हम प्लास्टिक के इसमें कवर करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल के ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। अब इसमें हमारा फोकस ये भी है कि भाई एक कंट्री अकेले प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को एंड नहीं कर सकती, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन के ऊपर हमारा यहाँ पर फोकस है। एंड इसमें जो भी टारगेट्स लाए जाएंगे वो लीगली बाइंडिंग होंगे। मतलब जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में आपने देखा था, पेरिस एग्रीमेंट्स में तो चलो आप ये नहीं कह सकते कि बाइंडिंग थे, बट स्टिल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वैसे ही लाइन पे हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। अब की नेगोशिएशंस इसमें क्या है? कहते हैं कि प्रोडक्शन के ऊपर रोक लगाएंगे, एक कैपिंग कर देंगे जिससे ज्यादा आप प्रोड्यूस ना करें। इन एडिशन टू दिस वी विल फोकस अपॉन कि जो हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज होते हैं उसमें से कुछ के ऊपर हम इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन लगाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी केमिकल्स को भी हम रोकने की कोशिश करेंगे।
वी विल बी फोकसिंग अपॉन वेस्ट मैनेजमेंट कि भाई प्लास्टिक अगर जनरेट हो भी रहा है तो उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करके हम कलेक्शन करें, कलेक्शन के साथ साथ वी हाउ वी गोना लाइक उसको कन्वर्ट करें एनर्जी में या किसी भी लाइक प्रोडक्ट में, उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। एंड कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर फाइनेंसिस प्रोवाइड किए जाए उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा कि भाई चाहे पब्लिक फंडिंग हो चाहे प्राइवेट फंडिंग हो, दैट विल बी आवर फोकस। अब इंडिया का क्या कंसर्न है इसमें? इंडिया कहता है कि भाई देखो ये प्रोडक्शन कैप तो हम नहीं मानेंगे, ये चीज गलत है। दूसरी चीज, नेशनल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली हर कंट्री को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो डोमेस्टिकली हार्मफुल केमिकल को रेगुलेट करने के लिए अपने लॉ बना सके। वैसे तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं 2022 में 19 कैटेगरीज में, बट स्टिल हमें थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। यस, वी आर ओपन टू टेक्नोलॉजी, आप शेयर कीजिए, आप पैसा शेयर कीजिए, वी आर ओपन टू डिस्कशन। तो ऐसा इंडिया का मानना है। तो कहते हैं लाइक कुछ हमने भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स ले, ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन में सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी को, यानी उसको रिसाइकल करने के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। ऐसे इंडिया में हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस किया, जहां पर इंडस्ट्रीज को कहा कि भाई आप जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको वापस से रिकलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमें जरूरत है कि हम कैसे अपने डोमेस्टिक फ्रेमवर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो सके, ग्लोबल कॉपरेशन को इंप्रूव करें एंड एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करें जहां पर आपका जो वेस्ट है, ये वेस्ट जो इन्वायरमेंट के अंदर डंप हो रहा है वो कम हो जाए। तो ये चीज आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज सैटेलाइट स्पेस जंक। अब देखो आपको ये तो पता होगा कि आज की डेट में हर रोज आपको न्यूज आर्टिकल सुनने को मिलता है, कोई ना कोई स्पेस सैटेलाइट्स आपकी लॉन्च होती रहती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इन सैटेलाइट्स की लॉन्च की वजह से आपके एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंक्रीज होने की आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड साथ के साथ ओजोन का डिप्लीशन हो सकता है एंड ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, जिससे अर्थ के इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो स्पेस जंक क्या होता है? कहते डिब्रीज कह लो या आपकी डिफंक्ट सैटेलाइट्स, रॉकेट के जो लाइक लॉन्चेस के जो आपके एंड स्टेज होती है वो हो गया, ये सभी या आपके फ्रेगमेंटेड या डिसइंटीग्रेटेड सैटेलाइट्स के टुकड़े जो होते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो डिब्रीज है ये कंटिन्यूसली अर्थ की ऑर्बिट्स में घूम रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे कंसर्न्स हैं। बट कंसर्न समझने से पहले ये कंसर्न कितने बड़े हैं वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज की डेट में हमारे पास 10,000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और आने वाले 2030 तक ये 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। मींस आने वाले समय में ये पोल्यूशन जो है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या आप ये कह सकते हो कि स्पेस जंक है, आने वाले समय में 10 फोल्ड आपका इंक्रीज होने वाला है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इनकी डिब्रीज का जो साइज है वो बहुत वेरी करता है। जैसे कुछ आपके 10 सेंटीमीटर की साइज के और कुछ उससे भी छोटे। बट साइज पे मत जाइए आप इनके, आप ये समझें कि ये एक हाई वेलोसिटी पे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं एंड ये एक ट्रेसर बुलेट का काम करते हैं कि भैया किसी भी सैटेलाइट के आर पार निकल जाएंगे। मतलब ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए ये जो डिफंक्ट सैटेलाइट्स हैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इन केस यहां पर किसी भी फंक्शनल सैटेलाइट्स के साथ ये टकरा जाती है, मान लो यूएस की सैटेलाइट के साथ कोई टकरा गया और यूएस ने सोचा कि ये रशिया का काम है, तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकते हैं। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी कैन हैव, वैसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो जितनी भी आपको प्रॉब्लम है ये और ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखेगी, बिकॉज जो आपका बर्न अप एमिशंस है, जैसे रॉकेट्स को आप ऊपर भेजते हैं तो वो बर्न अप जो आपके एमिशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट आपका 2 फोल्ड इंक्रीज हो गया है। अब इसमें कई सारी गैसेस है, जैसे अल्यूमिनियम के कुछ ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स आपके बनेंगे। लास्ट में पोल्यूशन का तो रिस्क है ही है। तो देखो इसमें मेजरली अगर हम बात करते हैं जो पोल्यूटिंग सैटेलाइट्स है, ये बेसिकली आपकी वो होती है जो एंड ऑफ द लाइफ में डिसइंटीग्रेट होके एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है और जल जाती है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपके ओजोन डिप्लीशन में एक रोल अदा कर सकते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस
ये आपकी लाइक जब भी आप किसी सैटेलाइट को बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये प्रोड्यूस होती है और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। तो मतलब आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो भी अचीवमेंट आपने हासिल की थी, सब खत्म। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, आगे चलकर एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम्स को ये जन्म देता है। तो द थिंग इज, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे एसिड रेन की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O जो है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस भी है अगर ये प्रोड्यूस होता है तो। अब जैसे कोई भी चीज जलती है तो कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं, जैसे हम सूट कहते हैं, तो ये सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेंगे। मतलब जो हीट बैलेंस है, हीट बैलेंस को ये इम्बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में आपको क्लाइमेट चेंज और ज्यादा होता हुआ दिखेगा। अब लास्ट में जो हैवी मेटल्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए कि भाई आप सैटेलाइट बनाते हैं, कई सारे मिनरल्स को यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड मेनी मोर थिंग, टंगस्टन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये अगर आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल के साथ आएंगे जमीन पे, तो इससे पोल्यूशन पहले तो एयर में होगा, फिर बाद में वाटर बॉडीज में भी देखने को मिलेगा। तो अपने सामने ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिल रही हैं और इससे कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इन पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कुछ आपकी ट्रीटीज हैं, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है। ये न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी वेपन्स को कहीं ना कहीं आउटर स्पेस में रखने से प्रोहिबिट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ स्पेस को प्रमोट करता है। लाइबिलिटी कन्वेंशन, जहां पर कोई भी डैमेज किसी सैटेलाइट के कारण होता है, मान लो हमने कोई सैटेलाइट भेजी, अब वो किसी सिटी के ऊपर आके गिर गई, तो उससे जो भी नुकसान होगा तो उसकी कवरेज के बारे में इस 1972 की ट्रीटी में कहा गया। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली डिब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया। एंड स्पेस डिब्रिज मिटिगेशन गाइडलाइंस 2002 की जो है, ये इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिजाइन की थी, जहां पर डिब्रिज को कैसे मिनिमाइज किया जा सके इसके ऊपर हमारा फोकस है। अब व्हाट शुड बी द एंड गेम, कि क्या करना क्या होगा हमें यहाँ। तो आई से कि पहले तो आप रेगुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करो कि भाई जो स्पेस डिब्रिज है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। जैसे आपका स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है एलन मस्क का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस करना चाहते हैं फॉर कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, जिससे स्पेस डिब्रिज की प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होगी और अपकमिंग जो आपके फ्यूचर मिशन है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो स्टारलिंक आपने शायद नाम सुना हो। तो वैसे प्रोग्राम्स को हमें कुछ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही एक मोटिव हो आपका। अब दूसरी चीज यहां पर रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस, कोशिश करो कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ कि जो डिफंक्ट सैटेलाइट्स है आप उसमें से मटेरियल्स को रिकवर कर सकें और जो वेस्ट है उसको आप रिड्यूस कर सके। फिर एक्टिव डिब्रिज रिमूवल प्रोसेस को आप ऐसी टेक्नोलॉजीज को आप यूज कीजिए, जैसे नेट्स, हार्पून्स और रोबोटिक आर्म्स जैसी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जैसे जापान ने भी किया था। ऑल्दो इसकी इफेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, बट यस कोशिश करनी चाहिए कि हमें डिब्रिज को रिमूव करना चाहिए। एंड हमें सस्टेनेबल स्पेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, जहां पर जो मटेरियल यूज हो रहा हो या फ्यूल यूज हो रहा हो उसको हम इन्वायरमेंटल कंसाइंस के साथ लेके चलें कि भाई इन्वायरमेंट को उससे कम इम्पैक्ट हो। तो वो चीजों को हमें यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। लास्ट में, एक कंट्री इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकती है, तो दैट्स व्हाई ग्लोबल कोलैबोरेशन विल बी मस्ट। मतलब कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए, एक इसके लिए भी ट्रीटी या कुछ डिजाइन करना चाहिए, कन्वेंशन, जिसके थ्रू इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम रिड्यूस कर सके। तो आई होप आपको आज का जो डिस्कशन है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबा के जाएं और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।